2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सेस के लिए मेंशन किया है। जो पिक्चर इसमें आ रही थी उसमें बिल्कुल भी प्रोब कवर नहीं लगा हुआ था। तो जब भी कभी आप एक्सेस लेते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड तो प्रोब कवर होना चाहिए, स्टरलाइजेशन मेंटेन होनी चाहिए। पहले भी बात की है कि जी इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है और इस पे काफ़ी अभी हमारे हॉस्पिटल में हमने फोकस किया है कि आप जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सेस लें और उसमें सक्सेस भी बहुत बेहतर है और कॉम्प्लिकेशन बहुत मिनिमाइज हो जाती है। तो अभी तो हमने मैंडेटरी किया है ख़ास तौर पे पेस मेकर्स के लिए कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें और बहुत इजी है, टाइम सेविंग है और उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। बहुत अच्छी टॉक थी आपकी और इसमें काफ़ी चीज़ों का पता चला। नेक्स्ट कौन सी थी? और नेक्स्ट प्रेजेंटर मिस शाजिया आज़म, she will present a talk on vascular size complication. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Shazia Azam, head nurse, cardiology department, Jinnah Hospital, Lahore. Here, I want to talk about vascular side complication and what can we do. Yes, sir, मेरी वैसी बात नहीं। मुझे सिर्फ आप लोगों के 10 मिनट चाहिए होंगे प्रेशियस अटेंशन के साथ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और अपना नॉलेज शेयर कर सकें या हम अपनी कोई स्किल जो है आप मुझे बता सकें या मैं बेहतर बता सकूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ माय टॉपिक इज़ वैस्कुलर साइट कॉम्प्लिकेशंस एंड आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लीडिंग एंड डिस्कस द हेमाटोमास, रेट्रोपेरिटोनियम हेमाटोमास एंड सूडोएनोरिज्म मैनेजमेंट। Please, yeah. Introduction of my topic is percutaneous coronary intervention is relatively a safe procedure, a well-equipped catheterization lab with a very low complication rate. Vascular side complication, if occur, are usually very serious. Knowledge of recognition and management of vascular side complication is vital for a favorable outcome. Before moving my next slide, हम सब कैथ लैब में काम करते हैं, तो आप लोगों में से प्लीज़ कोई मेरे साथ शेयर करेगा कि मेनली हम कौन सा रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं प्रोसीजर के लिए? थैंक यू। वेस्कुलर साइट कैन बी आर्टीरियल और वेनस, फेमरल, इन आर्टीरियल फेमरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, एंड इन वेनस फेमरल वेन, आईजीवी एंड सबक्लेवियन। वेस्कुलर साइट कॉम्प्लिकेशंस आर डिवाइडेड टू इन मेन 2 रूट्स में डिवाइड होती है, आइदर दे आर फेमरल और रेडियल। इन फेमरल रूट हेमाटोमस, सूडोएनोरिज्म, रेट्रोपेरिटोनियम हेमरेज, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला एंड लो रिम इस्कीमिया, एंड इन रेडियल रूट वेसोस्पैज, परफोरेशन, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड कैथेटर किंकिंग। Risk factor related to bleeding complication is female gender, old age, obesity, low body weight, peripheral vascular disease, and large heparin dose prolonged in developing sheath. Basically, hematoma is the collection of a blood within a soft tissue. Clinically, it's a tender mass of varying size at the puncture site. Groin hematoma are most common complication or femoral puncture. अगर हम मुनासिब मौके पे मुनासिब टाइम पे उसको प्रेशर अच्छी तरह दे दें तो इससे हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। As with any complication, preventer is better than treatment. Or as preventive efforts, all sheaths should be removed as early as possible. This picture shows some radial hematoma and femoral hematoma. How to identify कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डायफ्रेसिस, ग्राइन पेन, एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन। लेकिन हम उसको देखेंगे अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि अपनी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन चलते फिरते जो कि एज ए नर्स मैनेजर मेरी है कि मैं देखूंगी पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है या उसको कोई और थोड़ा सा नॉर्मल, मैं उसका बिहेव में चेंज करूंगी, मैं उसके पास जाऊंगी, पूछूंगी कि आपको कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। वो कंप्लेन करेगा कि मुझे एब्डोमिनल पेन है या मेरे ग्राइन पेन है या मेरे बैक पेन है, तो फौरी तौर पे सबसे पहले तो मैं उसका बीपी चेक करूंगी फॉर हाइपोटेंशन, और उसके बाद टैकीकार्डिया उसको डेवलप हो रहा होगा या मे भी सम टाइम ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जा रहा होता है। ग्रोइन हेमाटोमा मैनेजमेंट, मैनुअल कंप्रेशन, रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ शीथ,
Anticoagulant should be stopped. Hypotension should be managed with fluid and blood products. Ice compression is helpful. Blood transfusion may be needed. Forearm hematomas. इसमें दो तरह के हेमाटोमास यानी स्मॉल नॉन ग्रोइंग हेमाटोमास, लार्ज ग्रोइंग हेमाटोमास. पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, देखने में पता चलेगा कि स्वेल कर रहा है, तो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि टाइट बैंडेज उसकी हो गई है, उसको बैंडेज को लूज़ करेंगे, लूज़ कंप्रेशन बैंडेज करेंगे, जेंटल एलिवेशन उसको कहेंगे कि आम रखें ताकि उसकी स्वेलिंग बेहतर हो सके, कोल्ड कंप्रेशन करेंगे. और लार्ज ग्रोइंग हीमाटोमास में देखेंगे इमीडिएट कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग असेंशियल बिकॉज दे मे काज कंपार्टमेंट सिंड्रोम. अप्लाई अ ब्लड प्रेशर कफ टू फोरआर्म फॉर प्रीसाइज एडजस्टमेंट and gradual release of compressive pressure. A pressure dressing wrapped around forearm can be applied. Severe vasospasm, most common complication in radial route. Vasospasm occur when the artery suddenly narrows and blood supply is drastically reduced due to sympathetic catecholamine release. इसमें यह है कि इसको हम प्रिवेंट करने के लिए इस स्पैज़म को पहले ही इसको इंट्राआर्टीरियल नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, लेकिन एक दफ़ा अगर ये हो जाए तो फिर ये बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन काज करता है. फिर फॉर टाइम भी थोड़ी देर के लिए हमें प्रोसीजर को रोकना पड़ता है. पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन करेगा तो उसके लिए उसको एनाल्जेसिया देंगे, सेडेट करेंगे, नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोबारा देंगे. लेकिन ये कि अगर उसको मेडिसिन दोबारा देंगे तो फिर उसके साथ साथ उसको मॉनिटर पे नज़र भी रखेंगे कि उसको कहीं ब्रेडी या हाइपो में तो नहीं पेशेंट जा रहा. लेकिन इसमें वेरी वेरी रेयर केस है कि अंडर सेडेशन जाके फिर उसको प्रोसीड करना पड़ता है कि कैथेटर को निकालें या क्या करें, लेकिन बहुत रेयर केसेस में. रेट्रोपेरिटोनियम ब्लीड मैनेजमेंट, ये अगेन भी बिल्कुल है उसी की तरह की हीमाटोमा की मैनेजमेंट है. इसको अल्ट्रासाउंड गाइडिंग करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एब्डोमिनल, और इसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलेगा कि ब्लड कितना क्वांटिटी में या दूसरा कहाँ से परफोरेशन है उसकी, कहाँ से ब्लीड कर रहा है. लेकिन ये हीमाटोमा से ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है. इसमें पेशेंट ज़्यादा हाइपो में जा सकता है, पेशेंट को मोर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. लेकिन अगेन हम वही जो मैनेजमेंट यूज़ करेंगे कि एंटीकोगुलेंट स्टॉप कर देंगे, उसको फ्लूइड से रिप्लेस करेंगे, इसमें ब्लड ज़्यादा अरेंज करेंगे. और इन मेडिकल मैनेजमेंट साइड पे जाके इफ़ नो इम्प्रूवमेंट प्रोलॉन्ग बैलून इन्फ्लेशन एट दी साइट लीकेज, वरना सर्जिकल रिपेयर मेथड्स. ओके, सूडो एनोरिज्म लेस दैन 2 to 3 सेंटीमीटर सूडो एनोरिज्म जो है वो कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है विद इन 4 weeks. लार्ज सूडो एनोरिज्म मैनुअल कंप्रेशन बाय एनोरिज्म बाय अल्ट्रासाउंड प्रोब फॉर 30 to 60 minutes. अल्ट्रासाउंड गाइडेड थ्रोम्बोन इंजेक्शन, सर्जिकल रिपेयर इन केस ऑफ रैपिड एक्सपेंशन और फेलियर ऑफ अदर थेरेपीज़. ये पिक्चर दिखाई है जिसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें नहीं आ रही प्लीज़, नहीं है, कि वो थॉट टू इंजेक्ट द थ्रोम्बोन इंजेक्शन किस तरह हम उसके गाइडिंग के थ्रू, अल्ट्रासाउंड गाइडिंग के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही, सॉरी. ये ओके, थैंक यू. Arterial venous fistula management, an irregular connection between artery and vein, blood flow and tiny blood vessels, usually asymptomatic. और इसमें भी यही है कि हम कंजर्वेटली इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन 1/3 केसेस जो है वो विद इन 1 year जो है वो खुद ही ठीक हो जाते हैं. लेकिन अगर नहीं ठीक हो सकते तो फिर इसको मेडिकल मैनेजमेंट के लिए फिजिशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो इसमें कवर स्टैंड करे, कॉयल करे, बस ऑप्शन है उनके पास कि वो क्या क्या करते हैं, या फिर वेस्कुलर सर्जन को रेफ़र कर देते हैं केस. लोअर लिम्ब इस्कीमिया, acute lower limb ischemia due to thromboembolism is a limb threatening complication. पेशेंट पल्सलेस होगा, पेल पैरास्थेटिक लिम्ब होगी और उनको मोस्टली एमरजेंसी में रेफर करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सीवियर उसकी सिम्टम्स आएंगे और साइन ऑफ सिम्टम्स होंगे. डायग्नोस्टिक पेरिफेरल एंजियोग्राम शुड बी डन फॉर लोकेट द साइट ऑफ द ब्लॉक. लेकिन उसमें अगर लोकेट हो जाती है डायग्राम, उसमें अगर स्टेंट हो सकता है तो करेंगे, वरना फिर भी वेस्कुलर सर्जन को या वैसे सर्जरी वालों को रेफर करना पड़ेगा. दिस पिक्चर शोज परफोरेशन साइट, सूडो एनोरिज्म एंड एवी फिस्टुला and conclusion. Radial route is better than femoral. Keep the procedure simple. Know your own limitation. Be focused on the time during procedure. Learn your own other mistake. Best of luck. And my suggestion with as a nurse manager कि अगर हम प्री एवेलुएशन या प्री चेकलिस्ट पे या प्री जो मैं करती भी हूँ प्रैक्टिस में और करवाती भी हूँ, अपना यूज़ करती हूँ पावर, कि अगर हम उसको कर लें, प्री एवेलुएशन बेहतर कर लें तो हम पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं.
यहाँ पे हमें एक छोटा सा जो है एक पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस हुआ विद थैंक्स, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कॉम्प्लिकेशन हुई है एक पेशेंट को। मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हो, तो वो बड़ा बादब किस्म का पेशेंट था, वो बड़ा उसको पोटरी से लगाव था। कहता सिस्टर मैं आपको एक शेर सुनाऊँ? मैंने कहा जी। कहता है सिस्टर, अल्लामा इकबाल का शेर है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आला। थैंक यू। टाइम पूरा। थैंक यू। दिस इज़ माई रेफरेंस। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर शाजिया आज़म, बहुत अच्छी टॉक थी आपकी, काफ़ी चीज़ों का आपने बताया। दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहूँगा मैं कॉम्प्लिकेशन के सिलसिले में कि कैथ लैब में कॉम्प्लिकेशन मोस्टली पेशेंट जो है उनको कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, और इसका दो रीज़न है कि हेपरिन पे हमारी नज़र नहीं होती कि प्रोसीजर लंबा होता है, उसमें हेपरिन दिए जा रहे होते हैं, और बाद में इस चीज़ को नहीं देखते कि अभी इस वक्त आपका ACT क्या है, आप पेशेंट की शीट रिमूव कर देते हैं। तो अगर काफ़ी सारी लैब में ये शुरू हुआ है कि आप ACT करें मरीज़ का एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, ताकि आपको पता चले कि अभी इस वक्त आपका ACT कितना है। अगर आपका ज़्यादा है तो आप उसको वेट कराएं, थोड़ी देर के बाद शीट रिमूव कर लें, अगर कम है तो आप उसको हेपरिन दे सकते हैं। एक और चीज़ है कैथ लैब में या CCU के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होती है, वो फ़ौरन कॉल करते हैं कैथ लैब से बुला लें बंदा, वहाँ पे मैनेज नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा डिले होता है इस चीज़ पे कि ख़ास तौर पे अगर रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड हो रहा है पेशेंट का, तो वहाँ मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट आपका कभी भी नहीं बचेगा। यंग पेशेंट हमारे पास 40 ईयर ओल्ड एक था, और उसका इसी तरह से हुआ, और बहुत अर्ली डिटेक्शन हुई और सर्जिकली जाके रिपेयर हुआ है, और उस पेशेंट को कम अज़ कम सर्जरी तक जाने तक 3-4 लीटर उसको ब्लड देना पड़ा है, इतनी उसको बड़ा उसको ब्लीडिंग थी, और फ्लूइड और ब्लड के साथ ही वो मैनेज हो रहा था, अदरवाइज़ वो मैनेज नहीं हो रहा था। तो सबका ही बहुत रोल है कि कैथ लैब में प्री अगर असेस नहीं किया, उसकी पल्सेस नहीं देखी, बाद में जी स्कीमिया हो रहा है, पता चला कि जी उसकी तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ थी और वो चेक ही नहीं हुई है, अब तो उसकी वैसे ही जो है ना वो कैथ लैब में एक परेशानी है कि जिसकी पल्सेस नहीं आ रही है। तो पहले असेस करें, बाद में असेस करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो वो प्लीज़ करें, स्पीकर्स बैठे हुए हैं वो आपको जो है आंसर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन से ही आप सीखेंगे, इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करें प्लीज़ अपना। इंक्लूड हुई है। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आप प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करते हो 100% यूज कर लेकिन मे बी 90%, बट इन फ्यूचर में वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा ये शफा का एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट की ये कंप्लेन थी कि वक्त के साथ उनकी रेडियल कम्प्लीटली वो ऑक्लूडेड हो जाती है। तो उसके बाद कोशिश हमने ये की कि कंट्रोल प्रेशर दें, अगर आपने रेडियल बैंड यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो प्रिवेंटिव है, अदरवाइज कंट्रोल परफ्यूजन होनी चाहिए कि आप प्रोब लगाएं और प्रोब लगा के चेक करें कि पेशेंट की पल्सेस आ रही हैं या नहीं। अगर उसकी पल्स आ रही है तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि फ्लोर पे आप मरीज़ भेज दें, अगले दिन कॉल आती है कि जी वो बैंड लगा हुआ आके रिमूव कर दें। तो फ्लोर पे अगर आपने अच्छी तरह से जाके उनको बता दिया कि इतनी देर के बाद रिमूव होना है, तो वो फिर आपको ये मसला नहीं होता। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी मैनुअल ड्रेसिंग हो रही है वो पेशेंट बाद में आते हैं उनकी रेडियल एब्सेंट होती है, बिल्कुल नहीं होती। तो ख्याल करना चाहिए इसका। Excuse me, sir. It's Azari? all over from our next session. My question is, sorry. Yes. The Allen stress about the, I'm talking about the Allen stress. Sir, how is the sensitivity of the Allen stress, number one? Number two, if someone is harvesting of the Allen or the radial artery for the cabbage, so this point is excluded from the presentation. So this is reliable for the Allen test for those patients of the post-surgical patient. Thank you. कौन जवाब दे रहा है किसकी? ये 2-3 टॉक थी। The third question, sorry. The third question is ACT. So what is the standard limit of the ACC after the heparinase
patients? ACT का स्टैंडर्ड तो ये है कि हमारे अपने हॉस्पिटल में या प्रोटोकॉल ये है कि एटलीस्ट 300 होना चाहिए, लेस देन 300 है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं शीत ना। नहीं, आपने मतलब 300 आपने मेंटेन करना है अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं, और अगर आपने रिमूव करनी है तो लेस देन 300 है तो हमारे हॉस्पिटल में तो हम रिमूव करने के लिए आर्डर दे देते हैं कि जी करें। लेकिन कैथ लैब में मेंटेन करते हैं कि मोर देन 300 है तो आपको मज़ीद हेपरिन देने की ज़रूरत नहीं है। 300 जी। जो मैंने डिफरेंट आर्टिकल से रिव्यू किया है तो वहाँ पे मुझे मतलब बड़ा फॉर्म दैट के 180 सेकंड होती है आपकी, लेस देन 180 सेकंड होती है आपकी सिटी। तो आप जो है शीट रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट बहुत ओबीज़ है एंड हैव गॉट बिग टमी, सो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी एसिटी 300 है, आपके जो फेलो या रेजिडेंट जो भी होता है जो शीट रिमूव करता है वो उसके लिए फटीग का बायस बन सकती है। तो मीनवाइल पेशेंट अगर वो होता है ओबीज़ तो अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो सकती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। तो यूजुअली आर्टिकल क्या रिकमेंड करते हैं, 180 एंड थेरेप्यूटिक रेंज एक्जैक्टली 300, मोर देन 300 इज थेरेप्यूटिक रेंज। निदा आप एलन टेस्ट पे आंसर करें ना। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज रिगार्डिंग एलन टेस्ट? एलन टेस्ट का किसने किया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें प्लीज़। जी। हाँ जी, समझाइएगा क्या कह रहे हैं। The first question is that what is the sensitivity of the Allen test Okay. into the angiography patients? The second is if the patient is harvesting for the ulnar or radial grafting for the any patient and we go for the procedure for the angiography or angioplasty. If there is no, you means to say that there is no. Post-surgical patient is the harvesting of the radial artery or the ulnar artery. So Okay. it is reliable for the Allen test for those patients or not? We should not perform Allen test on those patients. Okay. So we seen about the multiple patient that perform the angiography and angioplasty after the cabbage and the harvesting of the radial grafting. आपका एक तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट की रेडियल अगर किसी पेशेंट की रेडियल कहीं यूज हो गई है, मेरा सवाल ये है, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ द पेशेंट, हमने कई पेशेंट देखे हुए हैं जिसका पोस्ट केबिज जो पेशेंट होते हैं उसका अल्नर या रेडियल आर्टरी ग्राफ्टिंग हो चुकी होती है। अगर ये पेशेंट हमारे पास हम ACS के साथ आ जाए, MI के साथ आए, वट एवर डू थिंग वी डोंट नो, किसी के साथ भी आ जाए, so this test is reliable for those patient or not? Number one. Sorry. Let me. I will answer. अगर किसी पेशेंट की आपने रेडियल हार्वेस्ट कर लिया है तो फिर तो कंट्रा इंडिकेटेड है कि आप उसका प्रोसीजर करेंगे। एलन टेस्ट तो रहता ही नहीं है, बात ही नहीं है। So this is the major contraindication for Yes. in presentation. I Yes. think this is the missing the point in Yes. presentation. Yes. तो उसमें आप ऐसा है कि इनका सवाल मैं आपको समझा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ऑक्लूड है वो रेडियल और अल्नर आर्टरी, तो आप उसमें क्या करेंगे ना, एक जो पहले से ही वहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई हुई है वहाँ से तो आप जा नहीं सकते, और वहाँ पे आपने प्रेशर दे के फिर क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ पे इस केस में आप वहाँ पे एलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक हो गया।